नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। फिलहाल मैं मौजूद हूं रोहतक के गुरुकुल हॉस्पिटल में। मेरे साथ हैं देश के जाने माने लेप्रोस्कोपिक और कोलोरेक्टल सर्जन डॉक्टर परमेल चौधरी, जो कि देश की सेवा के लिए भी लगातार कार्यरत रहे और उसके बाद रोहतक पीजीआई में भी लंबे समय से कार्यरत रहे। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार। मैंने भारतीय सेना में भी काम किया है एज ए रेजिडेंट डॉक्टर चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में, और अपने पीजीआई में रोहतक है उसके ट्रॉमा सेंटर में भी लगभग 3 साल तक काम किया है। सर मैं पूछना चाहूंगी, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला क्या होता है, उसके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जी देखिए, जो जो पेशेंट होते हैं ज़्यादातर इस भ्रांति में रहते हैं कि उनके जो मल द्वार के आसपास कोई बाल तोड़ फुंसी हुई है, या कोई छोटा सा फोड़ा या फुंसी इस तरह का ना, या कुछ छोटी सी गांठ है जिसमें से कभी पानी निकलता है, कभी पस निकलती है, कभी उसमें से मवाद जैसा ब्लड मिक्स होके निकलता है, या कभी कभी वो ठीक हो जाती है जब एंटीबायोटिक लेते हैं या पेन किलर, जैसे कोई भी आसपास की कहीं केमिस्ट की शॉप से वो दवाइयाँ वगैरह ले लेते तो कभी ठीक हो जाते हैं, कभी उनमें दर्द होने लगता है, बेचैनी बनी रहती है। शुरुआत तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की है वो अंदर से होती है, पता नहीं लगता है। गुदा मार्ग के अंदर में जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, एनल कैनाल के अंदर जो एनल ग्लैंड्स होते हैं, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, उनका इन्फ्लामेशन हुआ, तो उसके बाद उसमें से पस का कलेक्शन होने लगता है। और जब वो पस कलेक्शन होगा वहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। बिल्कुल। तो अंदर से तो उसकी कनेक्टिविटी होती ही है, और साथ ही साथ क्या होता है कि वो बाहर की तरफ अपना एक रास्ता बनाने का कोशिश करता है। वो पस का जो कलेक्शन है, एब्सेस, फोड़ा जिसको बोल सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो बीमारियां हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में जुड़ी हुई है। मैं तो ये बोलूँगा कि छोटे बच्चों में भी फिस्टुला की समस्याएं आने लगती हैं। जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं, लगातार सिटिंग जॉब है, बैठे रहते हैं, उनको फिर जब सिटिंग जॉब होती है तो हम नीचे, अगर हमारे जैसे बटक्स वाले हिप वाले एरिया में या एनल जो ओरिफिस उसके आसपास कुछ बेचैनी होती है तो हम इग्नोर कर देते हैं। लंबे टाइम तक सीटिंग है, वैसे ही दर्द रहता है जो बेंच पे बैठते हैं या चेयर पे लगातार बैठे रहते हैं। अब ये जो फिस्टुला होता है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, जिसको मैं तो ये कहूँगा कि जब तक पेशेंट हमारे पास आते हैं या फिर पेशेंट को जब तक आभास होता है कि ये बीमारी वाकई में भगंदर है, जिसको फिस्टुला, भगंदर इस तरह का बोला जाता है, अलग अलग नाम, लोग समझने में काफी देरी करते हैं, बहुत ही देरी करते हैं। तब तक इसके मल्टीपल अनेक ट्रैक्स बन चुके होते हैं अंदर। अब उसमें जैसे मैंने बताया ना, जैसे ये फिस्टुला, ये अंदर की ओपनिंग है। अंदर की ओपनिंग इस तरह से होती है, इसमें एक जैसे जो ग्लैंड्स होते हैं ना एनल कैनाल के अंदर, तो एनल कैनाल एक जो हमारा रास्ता होता है एनल ओरिफिस से ऊपर की तरफ, उसमें जहाँ ग्रंथियाँ होती है वहीं पर एक इसकी ओपनिंग मिलती ही मिलती है। उसके बाद इसको या तो बाहर की तरफ रास्ता मिलेगा या फिर अंदर की तरफ वो ट्रैक करती है, क्योंकि बाहर स्किन, चमड़ी काफ़ी हार्ड होती है। बिल्कुल। और वो चमड़ी हार्ड होने की वजह से जो पस होता है उसमें इतना तो प्रेशर होता नहीं है। पस में तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा या वहाँ का जो आसपास का जो टिश्यू है वो गल सड़ जाएगा, वो वीक हो जाएगा, तब जाके वो बाहर की तरफ है मतलब बहने लगती है या चूने लगती है या लीक होती है। अब वो लीक होने वाला जो भी उसका एक मार्ग बनता है, उसको ट्रैक में कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, ताकि वो पस यहाँ वहाँ ना फैले। लेकिन एक ये फिस्टुला तो वो बन चुका होता है, तब तक ट्रैक हो जाता है बिल्कुल प्लास्टिक नुमा, जैसे हमारे पेन होते हैं, पेंसिल होते हैं, ये इस तरह के एकदम हार्ड ट्रैक्स बन जाते हैं। और एक नहीं होता, ये मल्टीपल होते हैं, जलेबी की तरह। तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से पॉसिबल होता है, प्रोसेस क्या होता है उसका? देखिए, फिस्टुला तो जैसे तरह तरह के होते हैं। ट्रीटमेंट में इसमें सबसे बेहतरीन क्या होता है, हाइब्रिड टेक्निक्स, जिसमें वाफ्ट, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट है, लेजर एब्लेशन है ना, लेजर से हम ट्रीटमेंट करते हैं। या फिर क्या होता है, इसमें कुछ कुछ ट्रैक्स को ओपन करके छोड़ना होता है, सिटोनिंग तो करते हैं। हॉस्पिटल में इस तरह की लेजर की फैसिलिटी जी लेजर भी है हमारे पास, वाफ्ट भी है। मतलब दुनिया की जो सबसे बेहतरीन टेक्निक्स हैं फिस्टुला की ट्रीट करने के लिए, फिस्टुला के इवन लेप्रोस्कोपी की कोई भी ऑपरेशन है, कोई बड़ा छोटा कैंसर की सर्जरियां हैं, तो कहने का मतलब है कि फिस्टुला के लिए जितनी, जैसे सीआरएम चाहिए, हार्मोनी की मशीन चाहिए, हार्मोनी की एक अलग टाइप की एक मशीन होती है, तो उसमें मेन क्या हमारा लक्ष्य होता है कि इनके स्पिंक्टर्स बच जाएं। स्पिंक्टर्स मतलब जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है, फ्लेटस जैसे गैसेज के लिए या पैखाने के लिए, वो सिस्टम हमारा जो स्पिंक्टर से बनता है, उन स्पिंक्टर्स को बचाना ही हमारा मेन प्रिंसिपल होता है। साथ ही साथ जो बीमारी का ट्रीटमेंट तो है ही है,
कोई एब्सेस है तो इसको हम मतलब उसको एब्सेस है तो उसका वो पस तो निकालने का मार्ग बना ही लेते हैं। फिर उसमें दूरबीन डाल के देखते हैं कि कहाँ तक इसमें अंदर के तरफ जाके जो सबसे बेहतरीन जो इसकी टेक्निक वो तुमने बताया ना, इसको ट्रीट करने के लिए हाइब्रिड है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ए पेशेंट में हम ये करेंगे, बी पेशेंट में हम ये ट्रीटमेंट करें, सी में नहीं। हर एक पेशेंट में ही सारी की सारी टेक्निक्स हमें लगानी होती हैं ताकि वो पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो, अपने काम धंधे पे मतलब पहुँचे। इसमें पेशेंट गलती क्या करते थे, अपने देश के अलग अलग देश में नहीं, बाहर से भी अलग अलग कंट्री से भी लोग आते हैं जो हमारे इंडियंस बाहर रहते हैं, वे भी आते हैं बेचारे इसी बीमारी से परेशान। सर स्टार्टिंग स्टेज जब होती है तो वो केवल इंजेक्शन से ही कंट्रोल में हो जाती है, फिर सर्जरी ही करवानी पड़ती है? नहीं, इंजेक्शन से देखिए फिस्टुला को लेके तरह तरह की भ्रांतियां हैं। ज़्यादातर जो ये इस तरह के केसेस होते हैं वो 99.99% में बोलूँगा जो कि क्वैक्स के पास जाते हैं, झोला छाप के पास जाते हैं या पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। वो वहाँ जाके दवाइयों के उसमें झांसे में रहते हैं कि मैं 6 महीने दवाई खिला दी किसी ने। मेरे पास पेशेंट आते हैं, जी हमने तो 6 महीने से फलानी विधि से दवाइयाँ खाई हैं, 6 महीने से हमने ये दवाई खाई। कोई कुछ पेशेंट तो मेरे पास ऐसे आते हैं जो जब वो नौकरी उन्होंने ज्वाइन की, जैसे 18-20 साल के थे, तब उनको फिस्टुला था। उसके बाद एक बार 2 बार उन्हें अपनी जॉब में रहते हुए कराया, लेकिन समय ही नहीं मिला। और वो जब रिटायरमेंट के पास पहुंचते हैं, जब वो 55-60 साल के बीच में पहुंचते हैं, तब हमारे पास आते हैं कि जी अब जाके वक्त मिला है। हमने तो ये वक्त मतलब यूँ मानो कि 25-30 साल या 40 साल ऐसे ही गुजार दिए इस बीमारी के साथ। ये बीमारी एक बार हो जाती है तो ये अपने आप नहीं जाती, न किसी दवाई से जाती है और ना ही सर्जरी के बाद भी दोबारा होने के चांसेस होते हैं। इसमें रिकरेंस के चांसेस कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज में होते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के पेशेंट में कई बार फोरनियर गैंग्रीन भी बन जाता है। कुछ पेशेंट हमारे पास आते आते जो नीचे का सारा हिस्सा ही गल सड़ जाता है, फोरनियर गैंग्रीन बोलते हैं हम, एक अवस्था होती है शरीर की कि उसमें कुछ एक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पूरा का पूरा आसपास का फेसिया टिश्यू को नेक मतलब बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं, गला देते हैं, गला सड़ा देते हैं। सारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको उनमें क्लोटिंग कर देते हैं और सारा का सारा हिस्सा सेप्टिसीमिया, पेशेंट तो सेप्टिसीमिया में भी चले जाते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जो मोटे लोग हैं या थोड़े से जो अपनी सेहत की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, वो चलता रहता है, एक सुराख होता है, फिर 2 होते हैं, अनेक सुराख बन जाते हैं। एक फिस्टुला जो सिंपल फिस्टुला था कॉम्प्लेक्स बन जाता है, हाई एनल फिस्टुला हो जाता है, लिवेट रेनाई तक पहुंच जाता है, या फिर हॉर्स शू एक अलग टाइप की शेप अख्तियार कर लेता है जिसमें 1-2 सुराख लेफ्ट में हो जाते हैं, 2-3 सुराख राइट में हो जाते हैं और वो अंदर जाके एनल कैनाल और रेक्टम के मतलब काफ़ी अंदर तक निचले हिस्सों में जाके एक तरह से अपना एक घर बना लेता है, परमानेंट सुरंग बना लेता है। और वो ऐसी सुरंग बना लेता है कि उसमें से फिर उसको ट्रीट करना होता है स्टेज सर्जरीज में। सर्जरी तो क्या ही बोलेंगे, प्रोसीजर में। बिल्कुल। अब एक और ये भ्रांति रहती है कि ऑपरेशन जी 1 बार हो गया जी, ऑपरेशन जी 2 बार हो गई, 3 बार। ऑपरेशन अगर आप सही मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स मतलब जो बेहतरीन टेक्निक जैसे वाफ्ट है, ये इनको ऑपरेशन तो हम बोलेंगे ही नहीं, उनको बोलेंगे प्रोसीजर। हाँ, पेशेंट को बेहोश करना होता है, नहीं तो उसको दर्द होगा, वो तो मतलब कोई प्रोसीजर करने ही नहीं देगा। और लेजर है, लेजर बीम है, उसमें हाई टेम्परेचर होता है, तो वो कैसे, तो हम उसको बेहोश एनेस्थेसिया तो जरूर देते हैं, लेकिन इसको ऑपरेशन एक नहीं बोले जाएंगे अंटिल अनलेस उसमें एब्सेस है या कोई गला सड़ा टिश्यू है, तब तो हम बोलेंगे कि हमने कुछ डिब्राइडमेंट किया है या आसपास का जो गैंग्रीन है वो हटाया है। अदरवाइज तो ये रहता है कि इसमें जो प्रोसीजर बोलेंगे, ऑपरेशन को बोलना इसमें थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हमने इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि ऑपरेशन हो गया। नहीं, ऑपरेशन नहीं होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, मिनिमली इन्वेसिव होते हैं। मतलब कम से कम आप जो डैमेज करते हैं उस कम से कम छोटे छोटे एकदम जो चीरे से लगते हैं छोटे मोटे, ताकि पस आराम से निकल जाए और अंदर के ट्रैक्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसमें एक हाइब्रिड टेक्निक्स मतलब सारी की सारी टेक्निक, सारी की सारी जो विधियां हैं एक साथ ही पेशेंट पे लगानी होती है ताकि वो पेशेंट ठीक हो, अपने काम धंधे पे लौटे। मेरे पास पेशेंट आते हैं जी, हम तो 6 महीने से खाट पकड़े हुए हैं, हम तो 2 साल से बस यही इंतजार कर रहे हैं, नीचे से वो कट वट लगा लेते हैं बटक्स पे, वो सोचते हैं नीचे से कट लगाने से वो ठीक हो जाते हैं, मल्टीपल मान लीजिए जिसमें ट्रैक्स हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप स्टार्ट करेंगे तो एक सही दिशा में ही बढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप गलत दिशा में
ट्राई करते रहेंगे, आप सोचोगे 6 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीने में या कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, तो आपकी धारणा गलत है। इसकी जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन है वो है MR फिस्टुलोग्राम, MRI पेल्विस। अगर किसी को डाउट है कि कैंसर है या रेक्टल प्रोलैप्स है या पाइल्स है या कुछ और है, तो उन चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है, एंडोएनल अल्ट्रासाउंड होता है, या MRI की स्टडीज़ होती हैं, एंडोस्कोपीज होती हैं। तो हम ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है हम उनको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं इसको एक्चुअल में बीमारी क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उस पेशेंट को एग्जैक्ट बीमारी क्या है, किस तरह का फिस्टुला है, मतलब भगंदर महिला है, पुरुष है, किस तरफ है, क्या अंदर तक पेशाब की थैली तक या बच्चादानी तक या पेशाब की नलकी के पास तक ये पहुंचा हुआ है, नहीं पहुंचा हुआ है, तो सारी की सारी मतलब एक तरह से हम जब तक निर्धारित नहीं करेंगे कि उसको कहाँ क्या है, तब तक उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल। साथ में उसकी कोई बीमारी है, थायराइड की बीमारी है या डायबिटीज़ है या कोई और, उनमें ज़्यादा चांसेस रहते होंगे। चांसेस डेफिनेटली थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, रिकवरी भी थोड़ी स्लो रहती है उन लोगों की, और कॉम्प्लिकेशंस होने के उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कैंसर के पेशेंट हैं तो उनमें भी फिस्टुलाज, रेडियोथेरेपी या कुछ इनकी वजह से बन जाते हैं, या ऑपरेशन की वजह से, बड़ी बड़ी रसोलियाँ या इस तरह की उनकी वजह से, लेकिन ठीक हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फिस्टुलाज के जो रोगी वो ठीक हो जाते हैं। डिप्रेशन में नहीं आना होता है आप लोगों को, आप अपने काम धंधे से दूर नहीं जाना, आप प्रोसीजर कराइए और 4 से 5 दिन के बाद अपने काम धंधे पे लौट जाइए। ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे जो सुराख से होते हैं उनकी वजह से जो हम जैसे वो सर्जरी में या प्रोसीजर में हम बोलेंगे तो जो हम करते हैं, तो उनकी वजह से आपको काम धंधे छोड़ के घर बैठने की ज़रूरत नहीं है। काम कर सकते हो, खा अच्छे से रहे हो, पी रहे हो, है ना। पेन बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, और प्रोसीजर होने के बाद जो पेन है वो भी काफ़ी डे बाय डे कम होता चला जाता है। पेशेंट खुद ही कहते हैं जी हमने 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद मिलने जो है शुरू हो जाती है, और वो दवाई छोड़ी, मतलब जो पेन की दवाइयाँ तो खुद ही छोड़ देते हैं कि जी पेन तो होता ही नहीं, दवाई क्या खाएं। मैं कहूँगा कि जैसे कुछ ड्राइविंग जॉब्स होती हैं ना, ड्राइवर जो होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सिटिंग जॉब थी और जो काम धंधा ही छोड़ के बैठ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिस्टुलाज के रोगियों को सावधान रहना है, अच्छे कोलोरेक्टल सर्जन को ही दिखाना है। सारी की सारी टेक्निक जब तक नहीं है उस आपके चिकित्सक के पास, उसकी डिग्रियां जरूर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर सारी दुनिया ही डॉक्टर बनी हुई है, जो न MBBS है, न MS है, ना कोई सुपर स्पेशलाइजेशन जिन लोगों ने कुछ कर रखा है ना, उनके पास मॉड्यूलर OTs हैं, ना ICUs हैं, मतलब कुछ है ही नहीं। फिर भी वो एक छोटे से खोपचे में ले जाके पेशेंट को लेटा के पता नहीं क्या उसका चीर फाड़ मचा देते हैं। मेरे पास यूँ मानिए कि अगर 1000 पेशेंट आते हैं तो मुश्किल से 950 पेशेंट ऐसे होते हैं जो पहले से कई बार कुछ करा चुके होते हैं। मुश्किल से 50-60, मतलब 1000 में से 50-60 लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आते हैं, और ज़्यादातर फर्स्ट स्टेज में। और वो भी यूँ कहते हैं कि हम तो 6 महीने से यही सोच रहे थे कि कोई बाल तोड़ फुंसी है या कोई छोटा सा फोड़ा फुंसी है जिसमें से गीलापन निकलता रहता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी वो मतलब उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये कन्फ्यूज़न में ही रहते हैं रोगी। और फिस्टुला एक मैं ये बोलूँगा कि ठीक होने वाली बीमारी है, लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर हम सही दिशा में, सही समय पे और सही डॉक्टर से और सही इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर परमेल चौधरी, जो आपने कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के बारे में इतनी ब्रीफली जानकारी दी। अगर आप भी इसी तरह की बीमारी से परेशान हैं तो इन बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर परमेल चौधरी से सलाह लें और अच्छे से ट्रीटमेंट लें।